मेरे हाथ में ये एक प्लेन सरफेस है, प्लेन लैमिना, और अगर हम इसको एक लिक्विड या फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करते हैं यानी डुबोते हैं, और किस प्रकार से इसको रखते हैं हम, देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको फ्लूइड के अंदर रख रहा हूं। ये ग्रीन वाला सारा आपको फ्लूइड नजर आ रहा है, इसके अंदर मैंने इस तरह से रख दिया इसको। तो अब जरा आप देखकर बताइए कि सामने से आपको क्या नजर आ रहा है। आपको पूरा का पूरा प्लेन सरफेस का एक लाइन नजर आ रहा है, आप सिर्फ ये एज को देख पा रहे हो, ठीक है। भूल जाइए इसकी कुछ थिकनेस है, आपको सिर्फ ये एज नजर आ रहा है। तो ये रहा वो प्लेन सरफेस, ये जो ब्लैक वाला मैंने दिखा रखा है ये वही प्लेन सरफेस है। अब ये फ्री सरफेस के साथ 90 डिग्रीज पर एंगल नहीं बना रहा, ना ये हॉरिजॉन्टल है फ्री सरफेस के पैरेलल, ये है इंक्लाइंड, ठीक है। सच दैट दिस प्लेन इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इस डूबे हुए इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर कितना हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगने जा रहा है ड्यू टू इट्स सबमर्जिंग इन द फ्लूइड। मैं हूं आपके साथ AK सैनी और आप देख रहे हो मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 23 टुडे। इससे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है अगर सरफेस हॉरिजॉन्टली पड़ा है, और लेक्चर नंबर 19 में वो मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद वर्टिकल प्लेन सरफेस हमने डिस्कस किया 3 लेक्चर्स में, 20, 21 और 22 में। 20 लेक्चर में हाइड्रोस्टेटिक फोर्स देखा, 21 में सेंटर ऑफ प्रेशर, वो कहां पर फोर्स लग रहा है उसकी चर्चा की गई, और 22 में सेंटर ऑफ प्रेशर की जो इक्वेशन आ रही है उसकी इंटरप्रिटेशन करके आपको मैंने बताया कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज हम इंक्लाइंड प्लेन सरफेस लेक्चर नंबर 23 पर पहुंच गए हैं, और चलिए इसका एनालिसिस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखिए ये जो सरफेस आपके सामने है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं होगा। मान लो यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो डिपेंड करता है इसकी शेप के ऊपर, ठीक है ना। और एक पॉइंट और सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, वो भी इसी के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा, पॉइंट P, क्योंकि ये सबमर्ज है, इसके अंदर डूबा हुआ है, तो इसके ऊपर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा। वो फोर्स सारा का सारा किसी एक पॉइंट पर हम सेंट्रलाइज्ड मान सकते हैं, उसी को सेंटर ऑफ प्रेशर बोला जाता है, पिछले लेक्चर्स में जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहां पर मान लीजिए C है, यहां पे वो सेंटर ऑफ प्रेशर P है, तो आपको इस व्यू में तो वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ये सरफेस इस तरह से इंक्लाइंड पोजीशन में है, तो आपको क्या C और P नजर आ रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अब हमने इस तरह से सरफेस रखा हुआ है, तो इस सरफेस के ऊपर अगर C और P आपने दिखाने हैं इधर से देखते हुए, तो इस लाइन के ऊपर ही आप यहां से प्रोजेक्शन लेकर सीधी, और इस लाइन के ऊपर जो 2 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वही आप दिखा सकते हो कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है या सेंटर ऑफ प्रेशर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी लाइन के ऊपर हम कहीं 2 पॉइंट्स दिखा सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए। तो देखिए यहां पर इस सरफेस के ऊपर मैंने एक पॉइंट बना दिया C, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे ही P दिखा दिया सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी डेप्थ में होता है फ्री सरफेस से, उसको YC हम बोलते हैं। आपको पता है ना पिछले लेक्चर्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक कर करके देखिए, नीचे सब प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स की भी और दूसरे कोर्सेज की भी। तो यहां पर C सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो वो कितनी डेप्थ में होगा, YC डेप्थ में होगा फ्री सरफेस से, ठीक है। और सेंटर ऑफ प्रेशर कितनी डेप्थ में है फ्री सरफेस से, उसको हम कह देते हैं YP। तो 2 हमारे पास इस तरह से YC YP 2 नोटेशंस आ जाती हैं, ठीक है जी। अब देखिए ये सरफेस है इस तरह से, क्या आपको इसकी ट्रू शेप नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही ना, आपको तो सिर्फ एक एज नजर आ रहा है, एक लाइन नजर आ रही है। अगर आपने इसकी ट्रू शेप देखनी है तो वो आपको इधर से दिखेगी, और इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसीवर एंड से डिलीवरी एंड की तरफ आना पड़ेगा। नहीं समझे? यानी जहां बैठकर आप वीडियो को देख रहे हो वहां से उठ के आओ, मेरे घर में आओ जहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है ना जी। लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं अभी इसका व्यू आपको दिखा देता हूं, देखिए कैसे ऐसे दिखेगा ना। ये हमने क्या किया, 90 डिग्री रोटेट किया ना, तो कुछ नहीं करना, फ्रेम को 90 डिग्री घुमा दीजिए, इसकी शेप आपको नजर आ जाएगी। अभी घुमा देता हूं, देखो। अब मैंने इस लाइन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज के ऊपर एक लाइन लगा दी, देखो इस तरह से, और फ्रेम हमारा रोटेट हो गया। अब इसके नीचे यहां से प्रोजेक्शन लीजिए 90 डिग्रीज के पैरेलल इस फ्रेम में, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाइए, और दूसरा फ्रेम 90 डिग्रीज पर है, तो यहां से प्रोजेक्शन लीजिए 90 डिग्रीज पे, यहां पे प्रोजेक्शन लीजिए ये एंड पॉइंट्स की, ठीक है। तो यहां पर आपको ट्रू शेप मिल जाएगी, ठीक है ना जी। यहां पर इस फ्रेम में आपको उस प्लेन की ट्रू शेप मिल जाएगी।
ये तो मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेन दिखाया, लेकिन एक्चुअल में जरूरी तो नहीं रेक्टेंगुलर है, कोई भी शेप हो सकती है। तो मैंने एक इर्रेगुलर सी कोई भी जनरल शेप आपको दिखा दी जो कि एक्चुअल में शेप हो सकती है प्लेन की। ठीक है जी। अब देखो, अब हमने सी से भी एक लाइन ड्रॉ की है 90 डिग्रीज के ऊपर, और पी से भी एक लाइन ड्रॉ की है 90 डिग्रीज के ऊपर, यानी इस प्लेन से 90 डिग्रीज के ऊपर। तो हम दूसरे फ्रेम में चले गए, ठीक है, वहां पर जहां हमें ट्रू शेप मिल रही है। तो इस ट्रू शेप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और सेंटर ऑफ प्रेशर जहां पर आएगा वो कहां आएंगे फिर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा इस लाइन के ऊपर और सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा इस लाइन के ऊपर, लेकिन होंगे इस सरफेस के ऊपर ही दोनों पॉइंट्स। ठीक है ना। अब हमें विजिबल हो जाएंगे कि वो एक्चुअल में थे कहां पे। अभी भी एग्जैक्ट तो नहीं पता हमें एनालिटिकली कि वो पॉइंट्स कहां है, लेकिन हमें लोकेशन कुछ कुछ पता लग गई कि यहां कहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि होंगे तो इसी सरफेस के ऊपर। तो सी हो सकता है मान लो यहां कहीं, दिस इज द पॉइंट सी एंड हियर इट मे बी पॉइंट पी। हमने ऐसे बना दिए। जैसे C और P की फ्री सरफेस से कुछ डेप्थ थी YC और YP, ऐसे ही अब हमने क्या किया, सरफेस को एक्चुअल में 90 डिग्रीज पे घुमाने की कोशिश की है। ठीक है ना, हाइपोथेटिकली सी है, एक्चुअल में डेप्थ तो यही रहेंगी, लेकिन ये हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने फ्रेम चेंज किया, फ्रेम में अलग अलग नाम कुछ पड़ गए। ठीक है, देखो कैसे, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सरफेस से LC और सेंटर ऑफ प्रेशर इस सरफेस से LP दूरी पर है। ठीक है ना, ये हमने बना दिए। अब मुझे आप ये बताइए कि एक्चुअल में सरफेस तो ऐसे पड़ा है, ये तो हमने सिर्फ उसको विजुलाइज करने के लिए प्रॉपरली हमने इस तरह से दूसरे फ्रेम में उसको ले गए। ठीक है ना, एक्चुअल में पोजीशन कैसे है, इस प्रकार से। तो अब ये बताओ कि फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ में है ये पूरा का पूरा आपके पास जो सरफेस है कोई जवाब आपके पास? आप सोच में पड़ जाओगे। ठीक है, आप कहोगे ये पॉइंट तो इतनी दूरी पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी YC पे है, P YP पे है, तो कौन सी डेप्थ बताएं हम? ठीक है ना, क्वेश्चन जेन्युइन है। ठीक है, ऐसी ही प्रॉब्लम हमारे पास वर्टिकल प्लेन सरफेस में भी आई थी। तब हमने क्या किया था, याद है आपको? तब हमने इंटीग्रेशन की हेल्प ली थी। उससे पहले हमने क्या किया था, एलिमेंटल स्ट्रिप जनरेट की थी सरफेस के ऊपर। देखो, अगर ये एक सरफेस है, इसके ऊपर इस तरह से एक एलिमेंटल स्ट्रिप हमने बना ली। ठीक है, अब क्योंकि ये इंक्लाइंड पोजीशन में है, देखो तो स्ट्रिप तो आपको नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही ना? हाँ, आपको स्ट्रिप के तौर पे भी यहाँ एक पॉइंट छोटा सा नजर आ सकता है। ठीक है ना, अगर आप इस व्यू में देखोगे, हाँ 90 डिग्रीज पे कर जाओ तो पूरी की पूरी स्ट्रिप आपको इसमें नजर आ जाएगी। होगी ना बात क्लियर? ऐसे करोगे तो पूरी स्ट्रिप नजर आएगी, ऐसे करोगे इस व्यू में तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा जो कि एक डेप्थ पर होगा। तो हम वही काम करने वाले हैं जैसे हमने C और P पे किया, लेकिन स्ट्रिप के लिए। तो देखो, फ्री सरफेस से एक जनरल Y डेप्थ पर हमने इस प्लेट के ऊपर एक स्ट्रिप कंसीडर की है Y डेप्थ में। ठीक है जी, तो अगर आप उसको रोटेट करते हो दूसरे फ्रेम में तो ये रही वो स्ट्रिप, यहां से प्रोजेक्शन ली गई तो ये रही वो स्ट्रिप जिसका अपना सरफेस एरिया कितना है, DA है मान लो। ठीक है जी, DA सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। और अगर आप इस रेफरेंस से देखते हो कि कितनी ये डिस्टेंस है स्ट्रिप की, तो Y डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। जैसे YC LC बन गया, YP LP, ऐसे Y की जगह यहां पर L आ जाएगा। तो इस तरह से हमने फ्रेम भी रोटेट कर दिया। स्टूडेंट्स, सब कुछ क्लियर हो गया ना? यहां तक अगर सब कुछ क्लियर हो गया, ये सारा समझ में आ गया, तो आगे तो मैथमेटिक्स है, बड़ा आसान होने वाला है। ठीक है, इसलिए अगर नहीं समझ में आया तो अभी तक दोबारा से रिप्ले कर देख लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, सो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो, तो अब देखो, प्रेशर फोर्स ऑन द एलिमेंटल स्ट्रिप ऑफ एरिया DA कितना होगा, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कितना होगा? फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। स्ट्रिप पर लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं तो उसको हम नाम देते हैं DF। ठीक है ना, जो सिर्फ स्ट्रिप के ऊपर लग रहा है। एंड दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना होता है, W इनटू H, याद है ना हाइड्रोस्टेटिक लॉ। सो स्पेसिफिक वेट कितना है इस फ्लूइड का जिसमें वो प्लेट पड़ी है, वो है W। ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, दिस फ्लूइड, राइट। सो इनटू H, ये कितनी डेप्थ में है फ्री सरफेस से? ये आपकी जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप इज एट ए डेप्थ ऑफ Y फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो यहां आएगा W इंटू वाई, W इंटू H जैसे होता है W इंटू वाई। ये तो बन गया प्रेशर, प्रेशर गुणा एरिया। एरिया किसका, स्ट्रिप का एरिया। स्ट्रिप का एरिया कितना है, DA। सो WYDA, इतना फोर्स लग रहा है एलिमेंटल स्ट्रिप के ऊपर। अब इस ट्रायंगल में देखिए जरा, ये जो आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, सबसे छोटा ट्रायंगल, इसमें Y अपॉन दिस डिस्टेंस, ये कितना है, L। देखो ध्यान से, ये L है। सो Y अपॉन L, ये कितना बनता है, साइन ऑफ अल्फा। ध्यान से देखो, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी प्लेट कितने एंगल पे पड़ी है फ्री सरफेस के साथ। ठीक है जी, सो यहां से Y इज इक्वल टू L इंटू साइन अल्फा।
ठीक है, ये हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वी गेट DF इज इक्वल टू W इंटू वाई, वाई कितना है L साइन अल्फा, L साइन अल्फा इंटू DA, देखो इस तरह से, ठीक है जी। तो इतना हाइड्रोस्टेटिक फोर्स स्ट्रिप के ऊपर लग रहा है। अब टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्लेन सरफेस कितना होगा, यानी पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर, तो जितना स्ट्रिप के ऊपर था DF उसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। सो दैट विल बी F इज इंटीग्रेशन ऑफ DF विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ WL साइन अल्फा DA। अब W क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, कांस्टेंट है ना, और साइन अल्फा, अल्फा भी कांस्टेंट है। एक बार जैसे प्लेट पड़ी है उसी की तो हम स्टडी कर रहे हैं, तो एंगल तो चेंज नहीं ना हो रहा। सो साइन अल्फा भी कांस्टेंट, W भी कांस्टेंट। सो W साइन ऑफ अल्फा, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और अंदर रह जाएगा L DA, इंटीग्रेशन ऑफ L DA, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहां पे LDA आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो LDA क्या है, LDA को लिख सकते हो DA इंटू L, एक ही बात है ना। और DA इंटू L क्या है, देखो ये रहा स्ट्रिप का एरिया DA और ये L दूरी रही आपकी इस सरफेस से, फ्री सरफेस से नहीं, इस सरफेस से। मान लो इस सरफेस का नाम है OO, ठीक है जी, ये वाला जो सरफेस है OO, तो OO सरफेस से दूरी है L इस स्ट्रिप की। तो स्ट्रिप एरिया इंटू L क्या बन गया, मूवमेंट ऑफ एरिया, स्ट्रिप एरिया DA अबाउट OO, अबाउट फ्री सरफेस नहीं, अबाउट OO। यहां इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, L जो है फ्री सरफेस से दूरी नहीं है, OO से दूरी है। सो मूवमेंट ऑफ स्ट्रिप एरिया DA अबाउट OO, ये बन गया LDA। इसकी कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या आया, मूवमेंट ऑफ होल एरिया ऑफ प्लेट, यानी कि टोटल एरिया ऑफ प्लेट, वो कितना है, कैपिटल A। तो पूरा प्लेट का एरिया का मूवमेंट आ गया किसके अबाउट, OO एक्सिस के अबाउट ही आया। और ये कितना होगा, पूरी प्लेट का एरिया एक्चुअल में कितना है, कैपिटल A। उसको कहां पे आप फोकस्ड मान सकते हो, प्लेट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, C पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और OO एक्सिस से C पॉइंट कितनी दूरी पे है, LC दूरी पे है। देखो YC गया, वो उसकी बात नहीं हो रही, LC दूरी पर है। सो A इंटू LC, A गुना LC, ये आ जाएगा LDA की इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सब कुछ वैसा ही है जैसे पिछले केस में हमने देखा था, लेकिन यहां पे रेफरेंस दूसरा है, दूसरे फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। आगे समझ में, तो यहां पर आपने क्या करना है, दिस इज इक्वल टू W साइन अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ LDA आपके पास है A इंटू LC, राइट। सो ये बन गया WA LC साइन ऑफ अल्फा। देखिए अब देखो y अपॉन L साइन अल्फा था, ठीक है, तो क्या ये YC अपॉन LC के भी इक्वल नहीं है, ध्यान से देखो, YC C पॉइंट तक, YC डिवाइडेड बाय LC, ये है LC, देखो यहां से LC। सो YC बटा LC, वो भी तो साइन अल्फा है। YP अपॉन LP, ठीक है, वो भी साइन अल्फा है। ये सब के सब बराबर ही हैं, तो YC बाय LC भी साइन अल्फा है। तो LC गुणा साइन अल्फा, देखो ये कितना बन रहा है, LC इंटू साइन अल्फा, तो ये बच गया आपके पास YC, LC गुणा साइन अल्फा YC। सो यहां दिस इज इक्वल टू WAYC। सो दिस इज द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्लेन सरफेस, दैट इज F। देखिए तो है ना मजेदार, चाहे आपने प्लेन को हॉरिजॉन्टल रखा, चाहे आपने वर्टिकल रखा, चाहे आपने इंक्लाइंड रखा, तीनों ही केस में 1 2 3 फॉर्मूला सेम ही आ रहा है, F इज इक्वल टू WAYC। इतना ही हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा, ओरिएंटेशन के इंडिपेंडेंट हो गया जी, सीधी सी बात है। जैसे मर्जी प्लेट को उल्टा सीधा रखो आप, फोर्स उसके ऊपर उतना ही लगना है, टोटल फोर्स उतना ही है, WAYC, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ प्रेशर में। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर वेरी कर रही है, यानी टोटल ये फोर्स जितना भी लग रहा है ये किस पॉइंट पर सेंट्रलाइज्ड मान सकते हो, वो पॉइंट वेरी करता है, जिसको सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना जी। पहले दो केस में हम देख चुके हैं, और इस केस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर कहां एग्जिस्ट करेगा, कहां लाई करेगा, उसकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो हो गई काफी लंबी, ठीक है ना। तो बन रही है मेरे साथ, समझ लीजिए अच्छे से, इसी डायग्राम को आगे लेकर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर में नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 24 में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।